नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हम ऊर्जा, बेसल, संतुलित आहार और भोजन के आवश्यक घटक देख रहे थे। ये आपके चैप्टर 7, 8 और 9 कंबाइंड है, ठीक है, आपकी घटना चक्र की बुक में। तो आपको ये तीनों चैप्टर एक साथ ही पढ़ा दिए गए थे, ठीक है। इसमें हम अब तक भोजन के कार्य, ठीक है, भोजन के कार्य देख चुके थे और खाद्य समूह, संतुलित आहार, इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर और कुछ विटामिन देख ली थी, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने विटामिन ई तक पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है विटामिन के से। देखिए विटामिन के क्या है। विटामिन के में देखिए, विटामिन के जिगर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन और जमने वाले अन्य प्रोटीनों, ठीक है, कौन से प्रोटीन? क्लॉटिंग प्रोटीन। क्लॉटिंग प्रोटीन यानी कि जो थक्के बनाने, जो क्लॉट बनाने वाले प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो थक्के बनाने वाले प्रोटीन हैं के गठन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के संभवतः ऊतकों के ऑक्सीकारक फास्फेटेशन में भी सहायक होता है, ठीक है। क्या बता रहा है आपसे? बता रहा है कि विटामिन जो के है, ठीक है, ये किसके द्वारा? जिगर के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन और जमने वाले अन्य प्रोटीनों यानी कि क्लॉटिंग प्रोटीन जो होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है। और विटामिन के संभवतः ऊतकों के ऑक्सीकरण और फास्फेटेशन के लिए भी सहायक होता है। आगे देखिए, अब आगे आपको देखना है क्या कि विटामिन के खाद्य स्रोत क्या है, यानी कि किन किन चीजों को खाने से हमें जो विटामिन के है वो प्राप्त होता है। देखिए विटामिन के मुख्यतः पौधों में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमें विटामिन के है मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा जो विटामिन के है ये मुख्यतः प्राप्त होता है किससे? पौधों से, ठीक है। ये पालक, बंद गोभी, फूल गोभी जैसी सब्जियों में, सब्जियों के पत्तों में यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। अनाज, फलों और अन्य सब्जियों में भी यह कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए जो विटामिन के है मुख्यतः किन में मिलता है? जो हरी सब्जियां हैं उनके पत्तों में, ठीक है, और कुछ अन्य अनाजों और फलों में और अन्य सब्जियों में भी ये कम मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए, यहां पर आपका विटामिन के हो गया, ठीक है। आगे देखिए विटामिन बी एवं सी, ठीक है, यानी विटामिन बी एंड विटामिन सी। देखिए इसमें देखिए विटामिन B1 या थायमीन, कई बार आपको बताया गया है क्या कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। थोड़ा बहुत सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलता है। यह मुख्यतः सूखे खमीर, सभी प्रकार के अनाजों और दालों, तिलहन और गिरी वाली खाद्य पदार्थों, विशेषकर मूंगफली में मिलता है। यह मछली, अंडे, सब्जी और फलों में अपेक्षाकृत कम मिलता है, ठीक है। किसमें? देखिए ये इन सब चीजों में मिलता है और ये मछली, अंडे, सब्जी, फलों में क्या होता है? कम मात्रा में होता है। ये अधिक किसमें होता है? अधिक होता है इसके यहाँ पर सोर्स लिखे हुए हैं किसमें? ये अधिक जो होता है ये इनमें होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है थायमीन की कमी होने से बेरी और वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। क्या होता है? थायमीन की कमी होने से शरीर को कौन कौन से रोग हो जाते हैं? ये एक होता है बेरी और दूसरा होता है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। ये दोनों रोग हो जाते हैं किसी कमी से? थायमीन की कमी से। आगे देखिए, आगे है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये किस में मिलता है? सूखे हुए खमीर में अधिक मिलता है। यह दूध, कलेजी, मांस, अंडे, हरी पत्ती वाली सब्जियों में भी अच्छी मात्रा में मिलता है। कौन सा? विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। आगे देखिए, आगे है विटामिन B2 की कमी होने से जो बीमारियां होती हैं उनमें इराइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, क्या है? विटामिन B2 की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनमें इराइबोफ्लेविनोसिस नामक बीमारी ऐसी है जो प्रायः देखी गई है। देखिए विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, और इससे होने वाली जो बीमारी है, दोनों क्या है? दोनों के नाम लगभग कॉमन से हैं, ठीक है। इसकी कमी होने के कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे इनकी कमी का पता लग जाता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए इसके कुछ बहुत विशिष्ट लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण हैं जिसके सहारे ये पता किया जा सकता है कि शरीर में विटामिन B2 यानी कि थायमीन की कमी हो गई है। आगे देखिए, जैसे वो लक्षण क्या है? होठों के कोनों का फटना,
ठीक है। जीभ का लाल पड़ना, आंख का लाल हो जाना तथा इसमें जलन का अनुभव होना और गुप्तांगों की त्वचा का सूजन। ठीक है, क्या हो जाना, होठों के जो किनारे होते हैं उनका फट जाना। ठीक है, जो कॉर्नर होते हैं आपके लिप्स के, जहाँ पे आपके लिप्स ज्वाइंट होते हैं, दोनों लिप्स ऊपर वाला और नीचे वाला लिप्स जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं वहाँ। जीभ का लाल पड़ना, आंख का लाल हो जाना तथा इनमें जलन का अनुभव होना और गुप्तांगों की त्वचा का सूजन, यानी कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका क्या होना, उनमें स्वेलिंग या सूजन आ जाना। आगे देखिए, आगे है नियासिन शरीर में जल्दी ही निकोटिनामाइड बन जाता है जो सह एंजाइम का संगठन होता है। ये सह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं ये, किसके लिए आवश्यक होते हैं? ये जो सह एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय के लिए आवश्यक होते हैं। कल के आपको वीडियो में बताया गया था कि चयापचय क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा। आगे देखिए, आगे है नियासिन अंडे, मांस और मछली में पर्याप्त रूप में मिलता है। यह मूंगफली, आलू, फलियां और कुछ पत्ते वाली सब्जियों में भी मिलता है। अंकुर निकली या खमीर उठे खाद्य पदार्थों में नियासिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, किसमें? अंकुर निकले, कि जैसे होता है ना कि हम चीजों को अंकुरित, कैसे चने को अंकुरित करो तो उसमें एक सफेद सी जड़ निकल आती है। ठीक है, तो जो अंकुरित की हुई चीजें होती हैं और खमीर उठे खाद्य पदार्थ है उसमें नियासिन की मात्रा बढ़ जाती है। आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। आगे देखिए, विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ये भी आपको कल के वीडियो में बताया गया था। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, देखिए पिरिडिन के 3 रूपों के समूह को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्समाइन। ठीक है, 3 समूह क्या क्या है? 3 ये अन्य समूह हैं। आगे देखिए, आगे है विटामिन B6 अनेक एंजाइम के साथ सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है विटामिन B6। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन B6 मांस, मछली, अंडे में मिलता है। ये थोड़ी बहुत मात्रा में आलू व शकरकंद में भी होता है। यह सभी प्रकार के साबुत अनाजों में भी मिलता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा विटामिन है जो सभी प्रकार के साबुत अनाजों में मिलता है। ठीक है, तो कौन सा है आपका? विटामिन B6 है और इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है इसका पायरिडॉक्सिन। आगे देखिए, आगे है फोलिक एसिड या विटामिन B। ये है आपका फोलिक एसिड या विटामिन B9। ठीक है, फोलिक एसिड या विटामिन B9 डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। यह अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं, यानी कि जो आपकी RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, के सामान्य उत्पादन के लिए भी आवश्यक होता है। यह अमीनो अम्ल फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में ऑक्सीकृत किए जाने में आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है विटामिन B4 कलेजी, गुर्दे, गहरे हरे रंग की पत्ती वाली सब्जियों में अच्छी मात्रा में मिलता है। यह गेहूं व अन्य प्रकार के अनाज, यह सब्जियों, दूध के बने पदार्थ, हल्के रंग वाली सब्जियों में भी मिलता है। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट पॉइंट आपका साइनोकोबाल्मिन या विटामिन B12। ठीक है, कौन सा? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइबोकोबाल्मिन। ठीक है, एक विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ये होता है आपका विटामिन B12 में। क्या होता है? कोबाल्ट। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है साइबोकोबालामिन, जो कि स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होता है। यह न्यूक्लिय अम्ल और न्यूक्लिय प्रोटीन के संश्लेषण में आवश्यक होता है। आपसे पूछ सकते हैं क्या मतलब ये किस में सहायक है? तो ये न्यूक्लिय अम्ल और न्यूक्लिय प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। यह लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC के परिपक्व होने के लिए आवश्यक है। यह स्नायु संबंधी ऊतकों के चयापचय के लिए भी आवश्यक होता है। क्या? विटामिन B12 यानी कि साइबोकोबालामिन। आगे देखिए,
आगे है विटामिन B12 मुख्यतः पशुओं से मिलने वाले भोजन में मिलता है। यानी कि जो आपका विटामिन B12 है ये मुख्यतः किस में मिलता है, ये मुख्यतः उन चीज़ों से मिलता है जो हमें पशुओं से प्राप्त होती हैं। ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, कलेजी में, मांस में, दूध में। ठीक है, विटामिन जो B12 है इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं, कलेजी, मांस व दूध। सामान्यतः वनस्पतियों से मिलने वाले भोजन में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, जो पेड़ पौधों से हमें चीजें मिलती हैं, ठीक है, वनस्पतियों से मिलने वाली चीज में सामान्यतः विटामिन B12 नहीं होता। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि किसी में होता ही नहीं है, लेकिन सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट चीजों में नहीं होता है। आगे देखिए, आगे है विटामिन C शरीर निर्माण की प्रक्रिया में और रोग की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन C किसमें, शरीर निर्माण की प्रक्रिया और रोग की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखिए, आगे है विटामिन C के विभिन्न कार्य, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, प्रोटीन टेंडेंट्स, ठीक है, टेंडेंट्स, ठीक है, स्नायु बंधन और रक्त वाहिकाओं के गठन, घावों को भरने, उपास्थि, हड्डी और दांतों की मरम्मत और रख रखाव के लिए लोहे के अवशोषण में सहायता करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन C मुख्यतः फलों व सब्जियों में मिलता है। यह नींबू जाति के फल यानी कि नारंगी, नींबू, अंगूर, तरबूज, बेरी, अनानास, अमरूद, नाशपाती, केला, हरी सब्जी, हरी मिर्च, आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि ये सारे जो आपको दिए गए हैं ये क्या हैं, ये सभी विटामिन C के स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे आपके क्या है, नेक्स्ट पेज पे आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं। यानी कि एग्जाम के हिसाब से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको बताए गए हैं। आगे देखिए, पॉइंट देखिए क्या है, पॉइंट है आपका, नाइट्रोग्लिसरीन दवा का प्रयोग तीव्र गंडमाला संबंधी दुष्प्रभाव के उपचार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है थायरॉक्सिन और थायरोनिन, ठीक है, हार्मोन के संश्लेषण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है। और जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है जो गले में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका ये वाली लाइन, ठीक है, कि आपकी थायराइड ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी गले में। और इससे किस हार्मोन का श्रावण होता है, कौन सा हार्मोन इससे निकलता है, इससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। आगे देखिए, आगे आपका हाइपरक्लेमिया, ठीक है, हाइपरक्लेमिया, ठीक है, हाइपरक्लेमिया के उपचार हेतु कैल्शियम ग्लूकोनेट ड्रग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक गंभीर अवस्था का दौरा वयस्कों और बच्चों में हाइपोक्सिया का कारण बन सकता है। कुछ अन्य कारण जैसे घटा हुआ हीमोग्लोबिन, सांस की समस्या, किसी भाग में रक्त की आपूर्ति में कमी होना भी हाइपोक्सिया के कारक हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, ये सारे भी जो है ये हाइपोक्सिया के कारक हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे है पीने वाले पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। यानी कि 1 ग्राम मतलब 1 लीटर पानी में 0.5 मिलीग्राम जो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन है उसकी मात्रा होनी चाहिए। पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का पानी, यानी कि जो बारिश होती है ना उस पानी को अगर स्टोर कर लिया जाए वही पानी क्या है, जो पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है संक्रामक रोग प्रायः संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, लेकिन असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क द्वारा नहीं फैलती है। तो कॉमन सी बात है भाई, जो संक्रामक रोग है, जो फैलने वाला रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, और जो असंक्रामक रोग है यानी कि एक दूसरे से फैलने वाला नहीं है वो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संपर्क से नहीं फैलेगा। आगे देखिए, आगे है विटामिन ए का अधिक सेवन मधुमेह मेलिटस के विकास के लिए एक जोखिम कारक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या, NPCDCS यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग व स्ट्रोक शामिल है। यानी कि जो आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम है कौन सा, NPCDS, इसमें कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग व स्ट्रोक शामिल है।
आगे देखिए आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय जो आपका कार्यक्रम है NPCCDCS, इसमें कौन कौन से रोग शामिल है। तो इसमें ये आपका 1 2 3 4 रोग शामिल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोटापा, ठीक है, यानी कि ओबेसिटी टाइप 2 मधुमेह का एक प्रमुख कारण है। जो मधुमेह है, मधुमेह का जो टाइप 2 है, ठीक है, ये क्या है, ये मतलब जो मधुमेह टाइप 2 है इसका एक प्रमुख कारण क्या है, मोटापा यानी कि ओबेसिटी। आगे देखिए, अरंडी के तेल यानी कि कैस्टर ऑयल का विरेचक ठीक है के रूप में प्रयोग से हाइपोकैलेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है। आगे देखिए, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर का जो इलाज है ये बहुत फेमस पॉइंट है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, स्टार बना लीजिए इसमें। जो कैंसर का इलाज है इसमें कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा सकता है कि किस तत्व का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो याद रखिएगा किसका, कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे है प्रोटीन में कम करने के उद्देश्य से नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट है एक्रोमिगेली, ठीक है, क्या, एक्रोमिगेली में हड्डियों और नरम ऊतकों की अतिवृद्धि देखी जा सकती है। आपसे पूछा सकता है कौन सा रोग है जिसमें हड्डियों और नरम ऊतकों की अतिवृद्धि यानी कि मतलब एकदम से जरूरत से ज्यादा वृद्धि हो जाती है, बहुत ही अधिक वृद्धि हो जाती है, कौन सा होता है रोग, वो होता है एक्रोमिगेली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों में विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ये होता है रिकेट्स, ये आप सभी को पता होगा। आगे देखिए, आगे है तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत होता है। अगर आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा की जरूरत है तो क्या जरूरी होता है, तो ये आपका जरूरी होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है ये तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेरी, इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। बेरी अभी आपने ऊपर देखा था ना, बेरी किसकी कमी से होता है, बेरी होता है आपका विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। आगे देखिए, आगे आपका खनिज लवण, ठीक है, यहां से आपके विटामिन खत्म होते हैं और यहां पर से स्टार्ट है आपका खनिज लवण। देखिए खनिज लवण में क्या है, पहला पॉइंट है मानव शरीर में लगभग 4% खनिज लवण का होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में लगभग कितना % खनिज लवण होता है, तो ये होता है लगभग 4%। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है मानव शरीर में मौजूद कुछ प्रमुख खनिज लवण हैं। आपसे यहाँ क्या बताया जा रहा है, मानव शरीर में कौन कौन से खनिज लवण प्रमुख रूप से मौजूद होते हैं, कौन कौन से हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, क्लोरीन इत्यादि। यानी कि ये जो आपके खनिज लवण हैं ये मानव शरीर में मुख्यतः पाए जाते हैं। ये सभी खनिज लवण हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। इनमें से कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम की आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है मानव शरीर में जितने खनिज लवण होते हैं उनमें 3/4 अंश कैल्शियम और फास्फोरस को होता है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपसे कह रहा है कि जितना होता है हमारे शरीर में खनिज लवण उसका 3/4 भाग, ठीक है, जो 3/4 हिस्सा है वो क्या होता है, वो सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस ही होता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक चीज है, ठीक है, उसके 4 भाग कर लीजिए, ठीक है, ये 4 भाग मान लीजिए खनिज है, तो इसके 3 भाग में क्या होगा, 3 भाग में खाली कैल्शियम और फास्फोरस होगा और 1 भाग में जो आपके अन्य खनिज लवण हैं वो होंगे। देखिए खनिज लवण दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको खनिज लवण दिए हैं। इसमें मैक्रो खनिज दिए यानी कि आवश्यकता अधिक मात्रा में जिसकी होती है हमारे शरीर को, और यहाँ पर सूक्ष्म खनिज दिए हैं, ठीक है, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है, लेकिन होती सभी की है। कुछ खनिज होते हैं जिनकी कम मात्रा में होती है आवश्यकता और कुछ खनिज है जिनकी ज्यादा मात्रा में होती है आवश्यकता। देखिए मैक्रो खनिज जो है जिनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका एक ले लीजिए।
देखिए मैक्रो खनिज हैं जिनकी आवश्यकता ज्यादा मात्रा में पड़ती है, वो कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये 5 वो खनिज हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है। कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। देखिए वो कौन खनिज जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है वो कौन से हैं? ये है लोहा, आयोडीन, जिंक और तांबा। ठीक है, कौन से हैं? लोहा, आयोडीन, जिंक और तांबा। इसकी जो आवश्यकता ये हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना इनके काम चल जाएगा। ठीक है, इनकी भी आवश्यकता होती है, बस इनके कम रेशियो की, कम परसेंटेज की जरूरत होती है। आगे देखिए, आगे है मानव शरीर में खनिज लवणों का महत्व विविध रूप से है। ये खनिज लवण विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे कि फास्फोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, हीमोग्लोबिन और थायरॉक्सिन आदि के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर की कठोर हड्डियों के निर्माण, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे तत्वों और मृदु ऊतकों का निर्माण पोटेशियम की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा होने के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है एंजाइमों के निर्माण के लिए भी खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार यह तत्व भीतरी और बाहरी कोशिकाओं के बीच रसाकर्षण दबाव और जल संतुलन को बनाए रखने, स्नायु तंत्र को समुचित रूप से कार्य करने तथा मांसपेशियों के संकुचन आदि के लिए भी आवश्यक होते हैं। यहाँ पर आपका खनिज लवण कंप्लीट हो गया, यानी कि मिनरल्स। आगे देखिए, आगे आपके कुछ 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं जो क्या है? आपके परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स हैं। ठीक है, एग्जाम के लिहाज से आपके इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं। पहला देखिए, पहला है वह तत्व जो थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। वो कौन सा तत्व है जो थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? वो होता है आयोडीन। क्या है वो है आयोडीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन सी का एक अन्य नाम है। आपसे विटामिन सी का अन्य नाम, यानी कि विटामिन सी का क्या पूछ रहा है? रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो ये क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। आगे देखिए, पेलाग्रा रोग की उत्पत्ति होती है। पेलाग्रा रोग की उत्पत्ति होती है किससे? यानी कि जो आपका पेलाग्रा रोग है ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है नियासिन की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से। नियासिन किसका रासायनिक नाम है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कल के वीडियो में ये बताया गया था। आगे देखिए, आगे है एक मधुमेह के रोगी को नर्स इस प्रकार का भोजन लेने की सलाह देगी। यानी कि एक व्यक्ति जिसको मधुमेह है, डायबिटीज है, उसको जो नर्स है वो किस तरह का भोजन लेने की सलाह देगी? कम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। ठीक है, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम हो। आगे देखिए, आगे है रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा होनी चाहिए। आपसे पूछा है कि आपका जो खून है उसमें कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 200 ग्राम पर 100 ml, यानी कि हर 100 ml में कितनी? 200 ग्राम से कम होनी चाहिए। ठीक है, कितनी? इससे कम होनी चाहिए। मान लीजिए कि कितना है? 100 ml है आपका क्या ब्लड, तो इसमें जो मात्रा है क्या होनी चाहिए? 200 ग्राम से। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका 100 ml आपका ब्लड है, तो इसमें जो मात्रा है ये कितनी होनी चाहिए? 200 ग्राम से कम होनी चाहिए। ठीक है, 200 ग्राम से कम होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है आपका मांसपेशियों के निर्माण व शारीरिक वृद्धि हेतु जिस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है वह है। आपसे पूछ रहा है क्या कि शारीरिक वृद्धि के लिए जिस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है और मांसपेशियों के निर्माण के लिए। तो आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम बहुत बार बताया गया है क्या कि मांसपेशियों के निर्माण, नए ऊतकों के निर्माण और शरीर की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी? प्रोटीन की। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था ये वाला, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं जो आपको जो शाम को टेस्ट होता है 5 बजे उसमें करवा दिए जाएंगे। इसके बाद जो हमारे आगे के अब हमारे 5 ही 6 चैप्टर बचे हैं जो आपको बहुत ही जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। आपका जो यही साथ है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।